7 मार्च 2022 को पाकिस्तान में एक साइफ़र आता है। तो बेसिकली साइफ़र में क्या होता है, हमारे एम्बेसडर और अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दरमियान कम्युनिकेशन का ये डॉक्यूमेंट होता है। तो इस साइफ़र में अजीब चीज़ ये होती है कि वो डोनाल्ड लू पाकिस्तान के रशिया के विज़िट के ऊपर अपनी नाराज़गी का इजहार करता है और ख़ास तौर पे वो उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र कर देता है जो अभी पाकिस्तान में ऑफिशियली सबमिट ही नहीं हुआ होता। इसमें वो कहता है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया और इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहा तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गया और प्राइम मिनिस्टर रहा इमरान खान तो पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगले दिन 8 मार्च 2022 को उस वक्त की अपोजिशन ऑफिशियली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में सबमिट भी करा देती है, जिसमें बाद में वोट होना होता है। उसके बाद हमें एक ख़बर मिलती है कि आर्मी न्यूट्रल हो गई है। उसके बाद इमरान खान हर वो कोशिश करता है, हर वो काम करता है अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो वो कर सकता है। अपने पार्लियामेंटेरियंस को रोकने की कोशिश करता है, अपने एलाइज़ को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। उसके बाद 27 मार्च 2022 को इमरान खान वो सरप्राइज़ दे देता है जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है। वो एक बड़े जलसे में एक ख़त लहराता है जिसमें बेसिकली वो इस साइफ़र का ही जिक्र करता है जो 7 मार्च को आया होता है, और उसको पहली बार हमें इमरान खान ही बताता है कि एक 7 मार्च को साइफ़र आया था। इसके बावजूद भी उसके पार्लियामेंटेरियंस और उसके दूसरे एलाइज़ उसको छोड़ के जाते रहते हैं। फाइनली 5 अप्रैल को वोटिंग होती है। उसमें कासिम सूरी एक फ़ाइनल ट्राई करता है, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करता है। वो आर्टिकल 5 का यूज़ करता है और कहता है कि क्योंकि ये अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए इस वोट इस पार्लियामेंट के इस प्रोसीजर में जो वोटिंग करेगा तो वो आर्टिकल 5 के ज़ुमरे में आ जाएगा। लेकिन ये कोशिश भी उसकी सुप्रीम कोर्ट नाकाम कर देती है। उसकी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देती है। कासिम सूरी की ये रूलिंग, जिसमें वो शहबाज शरीफ के इलेक्शन को उठा के फेंक देता है, ऐसा लगता है कि कासिम सूरी ने एक दफ़ा उस वक्त की सारी अपोजिशन की बसात को उलट दिया है। लेकिन फिर एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन सो मोटो नोटिस ले लेती है और 2 से 3 दिन में फ़ैसला सुनाती है, और इस फैसले में वो बताती है कि वोटिंग होगी, वोटिंग इस दिन होगी और वोटिंग ऐसे होगी। फिर वोटिंग वैसे ही होती है। 10 अप्रैल को शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी आर्मी को तनकीद का निशाना बनाता है वो हमें मार खाता हुआ नज़र आता है या जेलों के चक्कर लगाता हुआ नज़र आता है। और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि आने वाली हुकूमत के जो करप्शन के केसेस होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सबके ख़त्म होने लग जाते हैं। तो इस सारी डेवलपमेंट में हमें एक कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इन डेवलपमेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और अलग अलग समझाने की कोशिश करूँगा ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर नज़र आए और हम ये समझ सकें कि पाकिस्तान का आज का स्टेट ऑफ अफेयर क्या है। अमेरिका कहाँ खड़ा है, फ़ौज कहाँ खड़ी है, इमरान खान कहाँ खड़ा है और बाकी सारी जमातें कहाँ खड़ी हैं। अब अगर मैं सारी डेवलपमेंट्स को एक्सप्लेन करूं तो मुझे एहसास हुआ है कि वीडियो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनका ज़िक्र कर लेता हूं, 2-3।
सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये डोनाल्ड लू ने क्या किया। तो बात यह है कि 24 फरवरी को रशिया फाइनली यूक्रेन की वॉर स्टार्ट कर देता है, डोनाल्ड लू की कॉन्वर्सेशन के 15 दिन पहले। लेकिन इससे भी बहुत महीने पहले, ख़ास तौर पे वॉर शुरू होने के जो आखिरी 2 महीने गुजरते हैं, उसमें रशिया 1 लाख से भी ज़्यादा फोर्सेस को लेकर यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़ा होता है और वॉर की धमकियां दे रहा होता है यूरोप को और अमेरिका को, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉर की भी धमकियां दे रहा होता है। खैर, उसने बहुत सारी कुछ अपनी अमेरिका से बातें मनवानी होती हैं, तो इसको हम देखेंगे जब हम यूक्रेन वॉर को समझेंगे। तो अभी कहने का मकसद ये है कि ये जो मैंने आपको सिचुएशन समझाई है, तो इस सिचुएशन में अमेरिका पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचेगा, मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में वो पाकिस्तान के बारे में कुछ सोच रहा होगा और पाकिस्तान के बारे में कोई प्लानिंग कर रहा होगा। तो अब डोनाल्ड लू जो बात करता है, इसका क्या बैकग्राउंड है? इसका बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका इस सिचुएशन में जब वॉर स्टार्ट होती है तो अमेरिका और यूरोप को रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी दुनिया अब हमारा साथ देगी रशिया को आइसोलेट करने के लिए। तो अमेरिका अपने सारे एम्बेसडर और ख़ास तौर पे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को टास्क दे देता है। अमेरिका का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है जो कि उनका फॉरेन मिनिस्टर होता है, उसके भी फिर फर्दर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे कि एक मिडल ईस्ट का होगा, एक यूरोप का होगा और एक सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का होगा। तो डोनाल्ड लू जो है वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। तो इसको टास्क मिल गया होगा कि आपके अंडर जो कंट्रीज़ हैं ना, आपने उनको इन्फ्लुएंस करना है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि डोनाल्ड लू के कैरियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होगा, उसको अपना करियर बनाना होगा, उसको कुछ ना कुछ करना होगा। तो ये अपनी साइंसदानी लड़ाता है और वो इस तरह की कॉन्वर्सेशन हमारे एम्बेसडर के साथ कर देता है। ये लेटर या साइफ़र जब इमरान ख़ान के पास पहुंचता है तो इमरान ख़ान इसको एक बहुत बड़े वेपन के तौर पर यूज़ करता है और ये बात वाकई ही ऐसी ही होती है जिसको आप यूज़ कर भी सकते हो। तो इस बेस पर इमरान ख़ान ना सिर्फ 11 जमातों को बल्कि फ़ौज को भी अपनी उंगली पे नचा देता है एक दफ़ा। अब जब हम ये देखते हैं कि 7 मार्च को आने वाले साइफ़र में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र होता है और 8 मार्च को वाकई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन सबमिट हो जाती है, तो हमारा हक बनता है कि हम ये सोचें कि यार वाकई कॉन्स्पिरेसी हो गई है। बट बात यह है कि ऑपोजिशन जो है, जो अब हुकूमत में है, ये तो पहले दिन से चाहती है कि इमरान खान की हुकूमत किसी तरह हम गिराएं। बल्कि पाकिस्तान की 70 साल की सियासत में ऑपोजिशन ने क्या रोल प्ले किया है? क्या हुकूमत की इकॉनमी के ऊपर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ओपिनियन दिया? नहीं, ऑपोजिशन पाकिस्तान में एक ही काम करती है कि हुकूमत कैसे गिरानी है। तो पहले दिन से ये इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहते थे और यहाँ तक कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें हैं वो फरवरी से हो रही हैं। मौलाना साहब फरवरी से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें कर रहे हैं और पीटीआई तो एक दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले चुकी है। ठीक है, तो ये बातें पुरानी हैं। तो इस बार ऐसा क्या होता है कि वाकई ही इमरान खान को छोड़कर एलाइज़ और उसके पार्लियामेंटेरियंस उसको छोड़ के चले जाते हैं, इतने पार्लियामेंटेरियन उसको छोड़ के चले जाते हैं और इतने एलाइज़ छोड़ के चले जाते हैं कि उसकी हुकूमत गिर जाती है। तो इस बार ये होता है कि इमरान ख़ान, जैसे उसने हमें ख़ुद कहा हुआ है कि मैंने असद उमर को या तरीन को आर्मी के पास भेजा था उनको समझाने के लिए कि किस तरह अगर तुम हुकूमत गिराओगे तो इकॉनमी को बहुत नुकसान होगा। तो आर्मी ये बात नहीं मानती, ठीक है, और एक बयान जारी कर देती है कि हम न्यूट्रल हो गए। अब इस बयान को जो उस वक्त की अपोजिशन होती है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इस बयान को यूज़ करते हैं और एक बयानिया शेप करते हैं कि आर्मी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हो गई है और अब आर्मी कभी इमरान ख़ान को आने नहीं देगी। अब क्या होता है, अब पाकिस्तान में जो लोग
ये समझते हैं कि वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट जहाँ होती है, हुकूमत उसकी बनती है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं इमरान खान को। और जो ये समझते हैं कि नहीं, इमरान खान जो है वो अब एक पॉलिटिकल रियलिटी है, वो इमरान खान को छोड़ के नहीं जाते। तो सिंपली इतने लोग इमरान खान को छोड़ के चले जाते हैं कि उसकी हुकूमत गिर जाती है। इसके बावजूद भी एक उम्मीद जगती है जब कासिम सूरी शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के इलेक्शन को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उठा के बाहर फेंक देता है। लेकिन फिर बीच में अदालत आ जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने फ़ैसला सुनाया है, इसमें 5 जजेस थे। अब हर जज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। अब कोई इसमें ऐसा भी होगा जो PMLN या पीपल्स पार्टी से इन्फ्लुएंस हो गया हो, या इसमें से, या ऐसा भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो इन जजेस के पांव पड़ गए हों। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग 40 साल से सियासत में हैं, तो इनका पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस तो होगा ही। लेकिन इसके अलावा भी मेरा इस फ़ैसले के ऊपर एक ओपिनियन है। वो ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है, मतलब पाकिस्तान में जो लिखने लिखाने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो अदालत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये कहते हुए कि हमारी जो अदालत है वो जब बड़े फ़ैसले सुनाती है ना, तो उसका हर बड़ा फ़ैसला कानून के मुताबिक नहीं होता, बल्कि उसका बड़ा फ़ैसला होता है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बेस पर। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी हम कहते हैं नज़रिया ज़रूरत की बेस पर वो फ़ैसला सुनाती है। तो ये इमेज होता है ख़राब जुडिशरी का। तो जब मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह हमारी आर्मी न्यूट्रल हो जाती है, वैसे मेरा ओपिनियन ये है कि वाकई आर्मी न्यूट्रल हो गई है, तो इस बार जुडिशरी भी अपना इमेज सही करने के लिए इस तरह का फ़ैसला सुनाती है। अब यहाँ पर नज़रिया ज़रूरत यही होता है कि इलेक्शन का रास्ता ना रोका जाए, लेकिन हमारी जुडिशरी लॉस के मुताबिक फ़ैसला सुनाती है। तो इससे जो PTI के सपोर्टर होते हैं, जिनकी बहुत बड़ी तादाद होती है, जो सोशल मीडिया सारा उन्होंने कैप्चर किया होता है, वो तो इस फैसले की तनकीद करते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल डॉन के ओपिनियंस अगर आपने उस वक्त रीड किए हों, तो जितने भी लिखने लिखाने वाले लोग थे और जितने भी जुडिशरी से ताल्लुक़ रखते थे, बड़े बड़े लॉयर्स, वो अदालत के इस फ़ैसले की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि फ़ाइनली हमारी अदालत जो है वो आज़ाद हो गई है और अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के बेस पर फ़ैसले नहीं देती, बल्कि कानून की बेस पर फ़ैसले देती है। अब आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले हुई हैं, जैसे कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन। और एक बार DG ISI की जब पोस्टिंग हुई थी, तो उसमें DG ISPR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था पोस्टिंग का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अप्रूवल नहीं लिया था। तो वो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट्स वो अभी तक हो रही हैं कि जो भी आर्मी के ख़िलाफ़ बोलता है वो मार खाता है और जेलों के चक्कर लगाता है, और ख़ास तौर पे ये जो उनके करप्शन के केसेस ख़त्म हुए हैं। तो इसमें मैं आपको लाजमी ये समझाऊंगा कि एज़ अ नेशन हम शरीफ ख़ानदान को क्यों नहीं पकड़ पाए। ठीक है, तो इसमें कुछ दुनिया के फ़ाइनेंशियल सिस्टम को समझने की हमें ज़रूरत होगी। तो अगली वीडियोज़ में मैं आपको इन डेवलपमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको जितना भी बताया है, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपना ओपिनियन दें। 6 महीने से जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे पाकिस्तान जो है वो लगता है कि जैसे 20 साल पीछे चला गया है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आप अपना ओपिनियन दें कि आपकी नज़र में आज पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी है। यहाँ पर अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ, फ़ौज कहाँ खड़ी है, जुडिशरी कहाँ खड़ी है, PTI कहाँ है और बाकी सारी जमातें कहाँ हैं। मुझे आपका ओपिनियन लाजमी चाहिए, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़कर मज़ीद अपने अंडरस्टैंडिंग में इजाफ़ा करूं और इससे भी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वीडियोज़ बनाता रहूं। अल्लाह हाफ़िज़।